हमारे साथ हैं परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं सर। You expect that you will get relief from the Supreme Court on the 6th of December? I have brought all the facts and I expect justice. नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 200 दिन से वसूली के केस में फरार मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज मुंबई पहुंचे। जी हां, एयरपोर्ट के बाद वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और जांच में शामिल हुए। इससे पहले आपको बता दें कि आज तक से खास बातचीत करते हुए परमबीर ने कहा कि वो जांच में शामिल होने आए हैं, उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो आपको बता दें, लंबे समय से एक तरह से फरार थे परमबीर सिंह और आज मुंबई पहुंचे हैं यहां पर, जिसके बाद आज तक से खास बातचीत हुई है उनकी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर वो पहुंचे थे, जहां पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ हैं परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूंगा। तो ये थे हमारे संवाददाता दिवेश सिंह सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, और क्या कुछ कहा परमबीर सिंह ने, क्योंकि लंबे समय से उनकी तलाश हो रही थी और गायब थे वो बिल्कुल एक तरीके से, और आज अवतरित हुए हैं, आपसे खास एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा, बॉडी लैंग्वेज कैसा था? जी बिल्कुल, आपको बता दें 200 दिनों से गायब थे परमबीर सिंह। मई के महीने से वो छुट्टी पर गए थे, उसके बाद अगस्त से उनसे कोई भी तरीके की कम्युनिकेशन महाराष्ट्र सरकार की नहीं हुई थी। पहली बार आज उन्हें आज तक के कैमरे में कैद किया गया। आज तक से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में यही कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं। मुंबई में 2 उगाही के केस उन पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा थाने जिले में 2 उगाही के केस रजिस्टर्ड है। एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही है। इन सारे मामलों में अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट के आदेश तहत मुंबई पहुंचे हैं। फिलहाल वो यहां पर कांदिवली में यूनिट 11 जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की, जहां पर एक और केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड है, उगाही की एक एक्सटॉर्शन की केस रजिस्टर की गई है, उसी पर अभी उनके इंक्वायरी हो रही है। उसी को ज्वाइन करने के लिए परमबीर सिंह यहां पहुंचे। आज तक से बातचीत में उन्होंने ये साफ कहा कि उन्हें जुडिशरी पर, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। कल उन्होंने बताया था कि वो चंडीगढ़ में ही हैं, वो भारत देश में ही हैं और भारत छोड़कर वो कहीं नहीं गए हैं और बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। आज सवेरे परमबीर सिंह मुंबई पहुंचे, करीब 10:15 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में यही बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। जो भी उन्हें कहना है वो कोर्ट में कह चुके हैं या आगे भी वो कोर्ट में कहेंगे। श्वेता, बिल्कुल, और एक बार फिर से हमें वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपके सुनवाते हैं परमबीर सिंह से, जो कुछ समय पहले आपने की थी। हमारे साथ हैं परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूंगा। तो ये थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो कि अभी मुंबई पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में 2 केसेस हैं एक्सटॉर्शन के जो परमबीर सिंह पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2 केसेस थाने में रजिस्टर्ड है और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की भी इंक्वायरी परमबीर सिंह पर चल रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।
तो चलिए, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत परमबीर सिंह की सुनी। लगभग 200 दिनों तक गायब थे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ समय पहले की तस्वीर है जब एयरपोर्ट से वो पहुंचे थे और क्राइम ब्रांच वो दरअसल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए। एयरपोर्ट जब पहुंचे, वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद थे दिव्येश, वहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा था कि जिस जगह के वो पुलिस कमिश्नर थे, आखिर वहीं से गायब क्यों हो गए। उन्होंने ये दलील दी थी कि उनको जान का डर है। सवाल ये भी कोर्ट में उठा कि भाई जिस जगह के वो खुद पुलिस कमिश्नर रहे हों तो उन्हें जान का डर कैसे। सिक्योरिटी मिली, तमाम चीजें हुई, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया और अब वो लंबे समय बाद सामने आए हैं, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। You have reached you have reached to join the investigation. What has the Supreme Court ordered you? Will you be cooperating with the investigation? I will definitely cooperate with the investigation as directed by the Honorable Supreme Court. I'll honor the orders of the Supreme Court. You expect that you will get relief from the Supreme Court on the 6th of December? I have brought all the facts and I expect justice. What do you expect? What do you think about the cases registered against you? Whatever I have to say, I'll say it in the court. Thank you, sir. तो आपने सुना हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने भी उनसे बात की परमबीर सिंह से और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर और मैं जो कुछ भी कहूंगा वहां पे ऑन रिकॉर्ड में अपनी बातें कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगली हियरिंग होगी कोर्ट में जो भी बातें मैं रखूंगा, तथ्यों के साथ रखूंगा, तो मुझे इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर दिव्येश सिंह ने खास बातचीत की उनसे और परमबीर सिंह के मुंबई पहुंचने पर नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वे कब आए? जब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें भगौड़ा घोषित करने का काम किया, उनकी संपत्ति क्रुक करने तक मामला पहुंच गया। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कहने लगे कि मेरी जान को मुंबई पुलिस से खतरा है। कोई कमिश्नर को जो उसका अगवा रह चुका हो उसे उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गुनहगार होगा तो गिरफ्तारी होगी। अगर कोई कानूनी अड़चन है तो निश्चित रूप से सरकार उसे दूर करने का काम करेगी। जिस तरह से कमिश्नर रहते हुए, थाने के कमिश्नर रहते हुए उन्होंने उगाही का मामला किया, मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई शुरू हुई है, न्यायालयीन लड़ाई है, वो भी सरकार लड़ेगी। लेकिन भगोड़ा घोषित करने से पहले वे नहीं सामने आए, ये सच्चाई है। आज सामने आए हैं। निश्चित रूप से पुलिस न्यायालयीन लड़ाई जो होगी वो भी लड़ेगी और उन्होंने जो काली करतूतें की हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब खबर उन 10 करोड़ निवेशकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अपना करोड़ों रुपया निवेश कर रखा है। अब यह तय हो चुका है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने जा रही है। क्रिप्टो मार्केट कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा? क्या क्रिप्टो में किया गया निवेश पूरी तरह डूब जाएगा? क्या क्रिप्टो करेंसी बेचने का यह सही वक्त है या अभी और रुकना चाहिए? केंद्र सरकार ने जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान किया, तब से देश के 10 करोड़ निवेशकों और ट्रेडर्स की नींद और चैन दोनों उड़ गए हैं। उड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों के 70,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं। अगर सरकार ने बिल में क्रिप्टो को पूरी तरह बैन कर दिया तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्रिप्टो बिल की खबर से बाजार लगातार गिर रहा है, निवेशकों का पैसा लगातार डूब रहा है। सबके मन में सवाल ही सवाल हैं। जब कल ऐसी खबरें आई मीडिया में कि सरकार ये विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल लाने वाली है, तो ये वेलकम मूव मैं कहूंगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी भारत में जिसको उसमें निवेश करना है उनके लिए।
जहां तक और ये न्यूज में ऐसा भी आया कि शायद गवर्नमेंट इसमें अभी बिल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें कुछ ही प्राइवेट करेंसी को अप्रूवल मिलने वाला है और उस वजह से सारी करेंसियों के कल भारत में जो भाव है वो गिरेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी कि गाइडलाइंस आ जाएंगी, कौन नोडल एजेंसी होगी, यानी बेसिकली फेयरली रेगुलेटेड जो अभी नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी का फील्ड वो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर बिल की खबर के बाद 23 नवंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी का बाजार धराशायी हो गया। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बिटकॉइन की कीमत 15% से गिरकर 40,28,000 रुपए हो गई। इसके अलावा एथेरियम लगभग 12% से गिरकर 3,05,114 रुपए और टीथर में लगभग 6% की गिरावट के साथ कीमत 76 रुपए हो गई। इसके बाद आज यानी बुधवार को भी भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में करीब 11% की गिरावट, एथेरियम में 9% की गिरावट और टीथर की कीमत करीब 12% गिर गई। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की ये दलील है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बंद करने के बजाय रेगुलेट करेगी। कुछ तर्क ये भी हैं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से मिलने वाले रिटर्न को टैक्स के दायरे में ला सकती है। इससे निवेशकों को ट्रेडिंग में राहत और सरकार को राजस्व में बहुत फायदा होगा। तीसरी और सबसे खास बात, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ शर्तों के साथ निवेशकों को एक समय सीमा दे सकती है ताकि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल बाजार में बेच सकें। किसी का भी कार्ड यूज करिए, वीजा कार्ड यूज करिए, कुछ भी करिए, तो आप उसमें जितना आपने इंटरैक्ट करने के लिए जो आपने पेमेंट करना है उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस दे देते हैं। सो इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है और उसको ब्लॉकचेन पे डाला जाता है सो दैट उसको कोई मैनिपुलेट भी ना कर सके और वो ओपन लेजर है, हर कोई देख सकता है कि यहाँ से पैसा इसने इसको भेजा, इसने पैसा इसको भेजा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा, जैसे कि सपोज करिए कि आपने मेरे को पैसा भेजा, मैंने किसी और को पैसा भेजा, लेकिन वो पैसा निकलेगा तो किसी एक्सचेंज से ही। अगर उसका फिएट करेंसी में कन्वर्ट होगा तो वो किसी एक्सचेंज से ही वापस आएगा, राइट। और आप वहां पे कोई भी गवर्नमेंट उसको वहां पे ट्रैक कर सकती है कि वहां पे चल क्या रहा है। सो देयर इज नो फियर, आप उसको रेगुलेट करिए बहुत अच्छे से एक्सचेंज के साथ मिलके। सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी या फिर कुछ शर्तों के साथ इसकी ट्रेडिंग की इजाजत मिलती है, ये तो बिल आने के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपनी लोकल करेंसी को बदल नहीं पाएंगे और ना ही उसे कैश कर पाएंगे। कई एक्सपर्ट की राय यह है कि लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सचेंज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिन देशों में क्रिप्टो पर कोई बैन ना हो। इसके अलावा ग्लोबल वॉलेट में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इस कदम पर भी सरकार की पैनी नजर रहने वाली है। ये सारी जो साइबर क्राइम की इकोनॉमी है, ये चल रही है इस समय क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो ब्लॉकचेन है और वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ज्यादातर अब ड्रग्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में और इवन टेरर फाइनेंस में हो रहा है। इसके चारों ओर एक रेगुलेशन इसलिए भी लाना जरूरी है क्योंकि एक स्पेकुलेटिव बबल सा तैयार हो गया है जिसमें निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर जो निवेशक है उसको कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। कल चल के अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खत्म हो जाए या क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स हो जाए या हैक हो जाए तो कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन किसी को इसमें मिलता नहीं। बिल के बारे में सुनकर बहुत से निवेशक क्रिप्टो करेंसी को बेचने का मन बना चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक तो मार्केट लगातार गिर रहा है, भाव कम होते जा रहे हैं और दूसरा, जब ये लोग अचानक से अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाता है। कुछ महीने पहले जब चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, तब भी इस तरह की समस्या सामने आई थी। कुल मिलाकर ये धैर्य के साथ इंतजार का समय है।
अब देखना यह है कि क्रिप्टो करेंसी वाले बिल में निवेशकों को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी लागत में यह तैयार हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का यह एयरपोर्ट होने वाला है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी विपक्ष कह रही है और निशाना साध रही है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अब साधने की कोशिश है बीजेपी की, उसकी झलक भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से, जहां पर यूपी की झलक, सांस्कृतिक झलक आपको यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को सौगात दी गई और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। यहां से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कई ऐसे इलाके हैं जिसको बहुत फायदा होने वाला है और सौगात है इन लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्षी निशाना भी साध रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये सारी कवायद चुनाव के मद्देनजर हो रही है। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक आनंद, ऐश्वर्या पालीवाल और अर्पिता आर्या। सबसे पहले अर्पिता, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें, 12:30 हो रहा है, जरा तस्वीरें बताइए प्रधानमंत्री का और कितना इंतजार। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल तस्वीरों का जिक्र किया आपने, तो सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। मंच की तस्वीर से शुरू करते हैं। ये देखिए मंच, यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं जरा, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं। लोगों से हाथ वेव करके उन्होंने एक तरीके से अभिवादन लोगों का स्वीकार भी किया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे तो भीड़, जरा ये भीड़ की तस्वीरें भी अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जरा ये तस्वीरें भी दिखाइए। इस तरफ से आप शुरू कीजिए जरा, वहां देखिए भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो जमावड़ा है ये सुबह से ही लगना शुरू हो गया। इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं, लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ पर कम नहीं हो रहा। अपने कैमरामैन से कहूंगी सारी तस्वीरें जरा जूम दिखाइए, इधर दिखाइए किस तरीके से लोग अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जहां तक श्वेता आपकी नजर जाएगी इस वक्त लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, आप पुरुषों के लिए बैठने की जगह बनाई गई है। अगर आप देख पाए तो वहां जो ऑरेंज कलर में बैठी हुई साड़ी पहने हुए बहुत सारी महिलाएं आपको दिख रही होंगी, उनका झुंड दिख रहा होगा, वहां महिलाओं के बैठने की जगह बनाई गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वहां पर महिलाओं से, वो भी बेहद उत्साहित थी। और ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच यहाँ से बार बार भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और इनका साथ दे रही है। यहाँ बैठे 1 लाख के तकरीबन जो लोग हैं ये इसकी गवाह दे रहे हैं। बार बार जो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, साथ देते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। बस आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर रही थी, थोड़ी देर का इंतजार और करना है। 1 बजे का कार्यक्रम है भूमि पूजन का, 12:30 वक्त जैसा आपने बताया हो गया है। थोड़ी देर का वक्त इंतजार और प्रधानमंत्री भी मंच पर पहुंचने वाले, वो तस्वीरें भी रखेंगे आपके सामने। अर्पिता जो तस्वीरें दिखा रही थी वो दरअसल थोड़ी सी चुनावी तस्वीरें भी है, वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद है बीजेपी के। और ये देखिए 29,650 करोड़ की लागत से किस तरह से ये बनकर तैयार होगा। 6,200 हेक्टेयर फैलाव है, 5 रनवे यहां पर होंगे, 2 टर्मिनल होगा। शुरुआत में 2 रनवे बनेगा, 186 विमान खड़े होने की क्षमता, अंदाजा लगाइए। पैसेंजर टर्मिनल क्षमता 7 लाख यहां पर पैसेंजर आ सकते हैं। रियल एस्टेट के लिए 167 एकड़। ऐश्वर्या हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, जो लोग यहां पर है, देखिए अर्पिता ने जो तस्वीरें दिखाई वो थोड़ी सी चुनावी है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर वहां पर लोगों को बुलाया गया है, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन आप के पीछे हम देख रहे हैं कुछ सांस्कृतिक झलकियां हमें दिख रही हैं, जरा दिखाएं वहां पर किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। चलिए ऐश्वर्या से हम बात करने की कोशिश करेंगे।
अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक, सीधे तौर पर अगर हम जनता की बात करें और जो कोई भी इस खबर को देख रहा है वो ये जानना चाहेगा कि भाई मेरे लिए इस एयरपोर्ट से क्या क्या फायदे हैं, तो जरा हमें ये बताइए कि आम लोगों के लिए और खास करके किन किन इलाके के लोगों के लिए इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब ये बनकर तैयार होगा तो उनका फायदा होगा। जी देखिए श्वेता, जो बहुत बड़ा लोड है इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसको ये शेयर करेगा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, साथ ही हरियाणा से इसका कनेक्शन हो रहा है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है उससे इसको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि हरियाणा के जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ रहती है, उनके लिए भी ये एयरपोर्ट बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब होने का सीधा फायदा आगरा, मथुरा, वृंदावन के लोगों को मिलेगा श्वेता, क्योंकि जो टूरिज्म काफी देर लगता है जिन टूरिस्ट को आईजीआई से यहाँ तक पहुंचने में, उनका रास्ता महज 1 से 1.5 घंटे का रह जाएगा। फिलहाल आप जहां पर लोगों को बैठे हुए देख रही हैं श्वेता, इस पूरे इलाके में एयरपोर्ट का पहला रनवे बनेगा। आपको एक और बात बताएं कि लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, वो इस बात से भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन पुश की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ये एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट होगा, जिसमें कि जीरो एमिशन एयरपोर्ट का इरादा लेकर के लोग उतरेंगे। जीरो एमिशन यानी कि सोलर पैनल से ही सारी पावर दी जाएगी। सोलर पावर को जनरेट करने के लिए ये जो इलाका जहां आप लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, इसमें सोलर पार्क बनेगा, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो बिल्डिंग्स होंगी उनके छत पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ में जो यमुना एक्सप्रेसवे, जो सबसे करीबी इसका एक्सप्रेसवे है, जिससे इसकी मुख्य कनेक्टिविटी है श्वेता, उसको स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैटिबल बनाया जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उससे आराम से गुजर सके। चार्जिंग पॉइंट्स, बैटरी चेंज करने की व्यवस्था, और ये देश का पहला एक ऐसा कॉरिडोर बन जाएगा जो वाकई में ग्रीन कॉरिडोर होगा। सिर्फ एयरपोर्ट ही जीरो एमिशन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको उस रास्ते से आने के लिए कोई दुविधा नहीं होगी। श्वेता, तो लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और हमें अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, शायद वहां भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, शिवांगी मुझे सुन नहीं पा रही है, तो इसलिए वापस हम अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, देखिए, ये हम भी समझ रहे हैं और विपक्ष जो है खास करके वो आरोप लगा रहा है कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पर प्रधानमंत्री ने बहुत सी सौगातें दी और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की ये कोशिश है, और उसी क्रम में आज यहां पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास यहां पर हो रहा है। साथ ही साथ कृषि कानून वापस होने के बाद से कहीं ना कहीं अब ये कई चीजें, देखिए, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, कृषि कानून वापसी, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में वापस आने का जो उनका सपना है फिर से एक बार, उसमें सरलता उनको हासिल होगी, आसानी होगा। बिल्कुल, देखिए पश्चिम यूपी का जिक्र आप कर रही हैं श्वेता, तो यहाँ एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में सूर्योदय जो है वो पश्चिम से ही होता है, यानी पश्चिम यूपी, जहाँ पर इस वक्त जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इस बात से भी इसको समझना होगा। 110 सीटें देखिए यहाँ पर हैं। 2012 में 38 सीटें बीजेपी को इसी पश्चिमी यूपी से मिली थी और 2018 में 88। अब 88 से ऊपर बढ़ने का लक्ष्य यहाँ बीजेपी का जाहिर तौर पर रहने वाला है, और इसीलिए जो सबका साथ और सबका विकास, और याद होगा आपको, विकास के एजेंडे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चली है, और ऐसे में इसी मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश होगी, इसीलिए सौगात दिए जा रहे हैं। इसीलिए आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा, आज जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन, तो ये इसी दिशा में उठाए गए कदम है ताकि लोगों में ये भरोसा रखा जाए, लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, और यही वो मुद्दे होंगे, बीजेपी नेता खुलकर ये बात कह रहे हैं, यही वो सारे एजेंडे और यही सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो चुनाव में उतरेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और इसी को लेकर लोग वोट भी करेंगे। तो विकास का एजेंडा जो है वो सबसे प्रबल है बीजेपी में, और इसी का संदेश देने की कोशिश आज इस जगह से भी है। मंच पर देखिए धीरे धीरे तादाद जो है लोगों की पहुंचने की वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर पहले आए और अभी वो गए, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो वापस से इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक रैली में जिक्र किया था, वो शायद आपके जहन में भी याद आ रहा होगा श्वेता। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला जो शख्स
है, जो हवाई चप्पल में घूम रहा है, मैं ये विकास का एजेंडा लेकर चलना चाहता हूँ। मैं विकास उस दिशा में चाहता हूँ कि वो हवाई चप्पल वाला शख्स भी हवाई जहाज में बैठे। तो आज कुछ वही होता हुआ, आज एक नींव पड़ती हुई और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से होनी है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, चुनावी बातें अलग, जिसका जिक्र श्वेता आपने किया, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आपने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे होंगे, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुंची, मैं लोगों के बीच में भी पहुंची, यहाँ महिलाओं के बीच में पहुंची। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कार्यकर्ता नहीं है, जो आसपास स्थानीय महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और वो इस बात से बहुत खुश हैं। वो अपनी बात कह रही है कि विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और उस जगह पर ये इलाका, यहाँ पर जब एयरपोर्ट खुलेगा तो वो भी समझ रहे हैं, स्थानीय लोग भी समझ रहे हैं कि कितना फायदा उनको होना है, रोजगार के लिहाज से, आर्थिक रूप से कितने मजबूत होंगे। और इसीलिए वो महिलाएं भी बेहद उत्साहित है, जो सुबह 4 बजे से, श्वेता 4 बजे से यहाँ बैठी है, उनसे हमने बात भी की थी। तो बिल्कुल, तो अर्पिता हमें तस्वीरें भी दिखा रही हैं और आपको बता दें कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। अभिषेक, 2000 अगर बीजेपी के वायदों की बात करें, चुनावी वायदों की बात करें, तो उन वायदों में जेवर एयरपोर्ट जो है उसका भी जिक्र रहा है। आपके पास आएंगे हम अभिषेक, शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है, जरा उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शिवांगी, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जाहिर से बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, साथ ही साथ जो आम लोगों को बुलाया गया है उन्हें भी किसी तरह की भाई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कुछ ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, आज सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ कमर कस ली है, क्योंकि आज उनको प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। जरा मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, हर कोई यहाँ पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो अब देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, खुशी है इनके चेहरे पर। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बनी रहे। देखिए, चैलेंजिंग है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर, आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर उनकी नजर बनी हुई है और भीड़ को काबू भी करना है। इस पूरे इवेंट को भी एकदम स्मूथली हम कहें कि इसका समापन करना है, तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष है उतनी ही संख्या में यहाँ महिलाएं भी दिख रही हैं और तमाम महिलाओं से हमने लगातार बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनके इलाके का विकास है, उन्हें रोजगार के माध्यम देगा और लगातार यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, फिर जितनी बार ये गेट खोला जाता है उतनी बार तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि बस इंतजार है एक झलक पाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ ही जो सपना यहाँ के लिए देखा गया। जी, कानूनों को वापस लेने के बाद पीएम मोदी आज पश्चिमी यूपी में पहला बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के तेवर को देखते हुए आज वो यूपी को विकास के जेवर की सौगात देंगे। दिल्ली के पास एक और भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सपने को साकार करने के लिए आज पहली ईंट जोड़ी जाएगी। 2024 में जब यह सपना अपने दिव्य रूप में आकार लेगा तो दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, लेकिन इनमें जेवर एयरपोर्ट सबसे खास है। क्यों, आइए देखते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे, 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। पश्चिम यूपी के 30 जिले सीधे एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा। 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के बोझ को कम करेगा, बल्कि अनुमान जताया जा रहा है कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक ये परियोजना बना है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और इसके अगल बगल यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा तक, मथुरा,
और यहाँ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां भी निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यहाँ पर एक साथ 186 विमान खड़े हो सकेंगे। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1,334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसके बाद 2050 तक 20 करोड़ होने का अनुमान है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये विशाल एयरपोर्ट आसपास के इलाकों को बहुत मदद करेगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को अपैरल सिटी, कपड़ों की सिटी कहा जाता है और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब का कहना है कि एक बार जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आसपास के इलाकों की अगर बात करें, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों से जेवर एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो इन सब क्षेत्रों को एक काफी ज्यादा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। कार्गो की भी अगर बात करी जाए तो यूपी सरकार का कहना है कि कार्गो और जितनी भी चीजें एयरपोर्ट के साथ होंगी उसमें यहाँ पे लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी पहले फेज के अंदर और 1 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया करेंगे। यूपी चुनाव बस आने ही वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कई बड़े टिकट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या जितनी भी एयरपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो एक के बाद एक कई सारे एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया जा रहा है। ये सब चीजें बहुत बड़े 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही हैं। और अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो आसपास के इलाकों वालों का भी यही कहना है कि जब एयरपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, जब तैयार हो जाएगा तो इस इलाके में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और लोगों का ये भी मानना है कि बिजनेस को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बिजनेस को इस एयरपोर्ट से काफी फायदा हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएंगे। अब तक वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से ऐश्वर्या पालीवाल और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा।